हेलो दोस्तों, कुछ रुकावट की वजह से हमें ये कहानी बंद करनी पड़ी थी, मगर अब हम वापस आए हैं पूरी कहानी के साथ। हमने बहुत सी रोमांटिक और डार्क रोमांस बेस्ड कहानियां इस चैनल के लिए शेड्यूल की है, तो आप सब चैनल ज्वाइन करके हमारे साथ बने रहे। तो चलिए रिबॉन की इस कहानी को शुरू करते हैं। 10 जून वर्ष 2046। जी हाँ, हमारी कहानी की शुरुआत यहीं से होती है। ये फ्यूचर की एक वो डेट है जो इस कहानी के उतार चढ़ाव, प्रेम, रोमांस और अनेक सस्पेंस की शुरुआत है। और इस कहानी का अंत कैसा होगा, ये आप हमारे साथ जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली शहर, 22 जून वर्ष 2046। एक लड़की 3 पीस ब्लैक कलर के बिजनेस सूट में तेजी से कार ड्राइव कर रही थी। वो बला की खूबसूरत थी और यही कोई 22 से 23 साल की लग रही थी, मगर चेहरे पर सक्सेस का चार्म और ग्लो इतना कि कोई भी उसे देखकर ही बता दे कि वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थी। उसके हुलिये को देखकर एक परफेक्ट बिजनेस वूमेन की छवि नजर आ रही थी और उसके हाथ में वो अवार्ड शायद इस बात की गवाही दे रहा था, जिसे उसने अभी अपनी बगल वाली सीट से उठाया और प्यार से देखकर मुस्कुराते हुए बोली, मॉम, डैड, आज अगर आप लोग होते तो आपको मुझ पर बहुत ज्यादा प्राउड फील होता। आज सच में कितना अच्छा दिन है ना। आज आप दोनों की एनिवर्सरी भी है और मुझे ये अवार्ड भी मिला है। मैं बहुत खुश हूँ। ये है रूही वालिया, जिसने अपनी 23 साल की उम्र में ही बिजनेस में अपने कदम अच्छे से जमा लिए। भले ही वो कंपनी जिसमें रूही ने अपनी पूरी मेहनत लगाई वो उसके पापा की थी, लेकिन उसे इतनी ऊंचाइयों तक एक बार फिर से रूही ने ही अपनी मेहनत से पहुंचाया था। रूही का हमेशा से मन रहा कि वो भी आम लड़कियों की तरह जिंदगी जिए, लेकिन अपने नाना जी के साथ वो बचपन से रही, जिन्होंने उसे डिसिप्लिन और रूल्स बहुत अच्छे से सिखाए, और उनके नक्शे कदम पर चलकर रूही आज यहां तक पहुंची है। जवानी के मजे करने की उम्र में उसने अपने आप को सीरियस रखने की पूरी कोशिश की, लेकिन आज भी उसके अंदर वो बच्चा जिंदा है जो कभी घर से बाहर निकालकर अपने मनमर्जी खेल भी नहीं खेल पाया। रूही ने मुस्कुराते हुए अपने अवार्ड को बगल वाली सीट पर दोबारा रख दिया और किसी को कॉल लगाते हुए बोली, अम्मा, पैलेस में सारी तैयारियां हो गई है ना? वो स्पेशल वाला बड़ा केक आपने मंगा लिया है ना? तभी दूसरी तरफ से एक बुरी औरत की आवाज आई, अंडरस्को। अरे हाँ हाँ बेटा, हमने सारी तैयारी कर दी है और इस बारे में तुम्हारे नाना जी को बिल्कुल नहीं पता है। अब चुपचाप आ जाओ और अपने उस बुद्धू से बेस्ट फ्रेंड को भी लेकर आना। हम तीनों मिलकर तुम्हारे मम्मी पापा की मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे। रूही ने भी प्यारी सी मुस्कान के साथ अपना सर हाँ में हिलाकर कहा, बस आधे घंटे में आए अम्मा, अवार्ड शो में ज्यादा वक्त लग गया था। इतना बोल रूही ने कॉल कट किया और थोड़ी देर बाद उसने एक 4 मंजिला बिल्डिंग के आगे गाड़ियों की रोकी और गाड़ी का हॉर्न बजाते हुए उसने खिड़की का दरवाजा खोला और तेज आवाज में उस बिल्डिंग की ओर झांकते हुए बोली, अबे लल्लू, बाहर निकलता है या आकर तेरे बाथरूम में घुस जाऊं? मुझे पता है तू बाथटब में घुसकर फोन में लड़कियों की फोटो ही देख रहा होगा। तभी उसके बिल्डिंग के सेकंड फ्लोर की एक खिड़की खुली और उसमें से एक टॉवल पहन अधनंगा लड़का रूही की गाड़ी को देखकर अपना सर पीटते हुए अपने फोन पर किसी को कॉल लगाता है। इतने में रूही ने भी कॉल उठाया और शरारती मुस्कान के साथ फोन पर उस खिड़की की ओर देखकर बोली, मुझे पता था तू यही कर रहा होगा। तुझे कहा था ना मैंने, जल्दी तैयार होना है क्योंकि तेरे साथ ही मम्मी पापा की एनिवर्सरी सेलिब्रेट करती हूँ। तभी वो लड़का, जो दिखने में बहुत ज्यादा हैंडसम था, मस्कुलर बॉडी और देखने लायक शक्ल, उसने फोन पर रूही को दूर अपनी घर रूम की खिड़की से ही देखते हुए कहा, पहली बात तो तू हॉर्न बजाना बंद कर। तेरे चक्कर में बेंगलुरु में इतना बड़ा घर छोड़कर यहाँ किराए के अपार्टमेंट में रह रहा हूँ और तुझे तो मेरी कोई कदर ही नहीं है। ऊपर से तू मुझे यहाँ से भी निकलवाने की पूरी प्लानिंग करती रहती है। 10 मिनट रुक, अभी आता हूँ। इतना बोल उस लड़के ने रूही का कॉल कट कर दिया। रूही भी मुस्कुराते हुए अपने फोन की लॉक स्क्रीन के वॉलपेपर को देखने लगी, जिसमें एक बहुत ही खूबसूरत कपल की फोटो थी। उस वॉलपेपर की फोटो में तकरीबन रूही की ही उम्र की एक लड़की, जो कि खूबसूरती की एक बेहतरीन मिसाल हो सकती थी, फोटो वाली लड़की और रूही में एक सेम बात थी, और वो ये कि इन दोनों की आंखें नीले रंग की थी और साथ में एक बेहद हैंडसम शख्स था, जिसके हार्ड हैंडसम फेस पर हल्की सी मुस्कान थी। और फोटो में उस हैंडसम शख्स ने उस फोटो वाली लड़की को कमर से पकड़कर पोज दिया हुआ था। दोनों ही बहुत ज्यादा रोमांटिक कपल लग रहे थे। उन्हें देखकर ही रूही के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई और वो ठंडी आहें भरते हुए बोली, काश मुझे भी मेरी लाइफ में आपके जैसा इंसान मिले पापा, मुझे बहुत मन करता है आप दोनों की लव स्टोरी के बारे में जानने का। काश नानू मुझे आप दोनों के बारे में थोड़ा पॉजिटिव चीज भी बता देते। मुझे सब जानना है आपके बारे में। आप मॉम से कैसे मिले, कैसे आप दोनों की शादी हुई, सब कुछ। लेकिन शायद ये सब जानना मेरा सपना ही रह जाएगा, मेरी वो डायरी खाली ही रह जाएगी। तभी उसकी गाड़ी की खिड़की पर किसी उंगली रखकर बजाए,
जिससे रूही का ध्यान उस ओर गया और फिर रूही मुस्कुराते हुए सामने खड़े उस शख्स को, जो कि कोई और नहीं बल्कि रूही का फ्रेंड ही था, उसे देखकर बोली, अब जल्दी गाड़ी में बैठ, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। वो लड़का जिसका नाम था अतुल मेहरा, वो आकर गाड़ी में बैठ गया और एक गहरी सांस लेकर छोड़ते हुए रूही को देखकर थोड़ा सीरियस होकर पूछा, नानू को इनवाइट किया क्या? एक बार पूछकर देखती ना, वो सिर्फ तेरे पापा से ही तो नफरत करते हैं, लेकिन तेरी मोम से तो बहुत ज्यादा प्यार करते थे। एटलीस्ट अपनी बेटी की मैरिज एनिवर्सरी की यादों में तो रह सकते हैं ना? तभी रूही कुछ सोचते हुए अतुल से बोली, नहीं यार, जब भी पापा का नाम उनके आगे लेती हूँ तो वो मुझसे गुस्सा हो जाते हैं। भले ही पापा अपने टाइम पर जितने भी पावरफुल रहे हैं, बट नाना जी को हमेशा उनकी और उनकी हर यादों से नफरत की रही है, क्योंकि उन्हें लगता है कि मॉम की डेथ पापा की वजह से ही हुई है। वो आज भी उस हादसे को नहीं भूले हैं, इसीलिए मैं उनसे भले ही अपनी जिंदगी की सारी चीज शेयर करूं, लेकिन ये मोमेंट कभी नहीं शेयर करती। रूही की बात सुन अतुल ने रूही के हाथ पर अपना हाथ रखा और उससे कहा, वैसे रूही, मैं सोच रहा था कि वो लड़का कितना लकी होगा ना, जो तेरी लाइफ में आएगा, उसकी तो बल्ले बल्ले हो जानी है, बाय गॉड। अतुल की बात पर रूही हल्का सा हंसते हुए अतुल को देखकर बोली, और वो कैसे? अतुल ने उसकी हथेली को सहलाते हुए उसकी आंखों में देखकर कहा, तू इतनी प्यारी है कि वो तो बस तेरी इस मासूमियत में ही खोया रह जाएगा। फिर अतुल ने रूही का हाथ थोड़ा ऊपर उठाकर उस पर अपने होंठ रखकर धीरे से चूमते हुए रूही के चेहरे को अपने हाथों में भर लिया और उसे प्यार से देखते हुए बोला, अंडरस्को, और ये तेरी नीली नीली समुद्र सी आंखें, तुझे पाने वाला इन्हें पूरी जिंदगी देखते देखते ही गुजार देगा। रूही भी बस अतुल की आंखों में मौन होकर देखते ही जा रही थी। तभी अतुल ने आगे कहा, और ये तेरे प्यारे प्यारे गुलाबी होंठ। रूही को देखते ही अतुल के होठों पर हल्की सी डिजायर भरी मुस्कान आ गई और उसने रूही के चेहरे के और करीब अपना चेहरा लाते हुए अपनी नजरें रूही के नर्म गुलाबी होठों पर ही टिकाए हुए धीरे से कहा, और ये तेरे होंठ, इन पर मुस्कुराहट लाने के लिए तो कोई भी पूरी दुनिया से लड़ जाए। रूही को अब कुछ अजीब लगने लगा और उसने अतुल से धीरे से उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हे एक प्लेबॉय, आज इतनी गहरी बातें क्यों कर रहा है? किसी को इम्प्रेस करने की प्रैक्टिस कर रहा है क्या? तभी अतुल ने रूही को और ज्यादा पास से इमोशनल होकर देखते हुए आगे कहा, हाँ, इम्प्रेस करने की ही कोशिश कर रहा हूँ। अभी जो मैंने कहा वो सब तेरे लिए ही था, और वो खुशनसीब इंसान मैं बनना चाहता हूँ। अतुल की ऐसी बातें सुन रूही उसे हैरत से देखते हुए उससे पूछती है, अंडरस्को, अतुल, ये तुम क्या कह रहे हो? होश में तो हो? अतुल ने रूही की आंखों में पूरे डिजायर के साथ देखते हुए अपना चेहरा जल्दी से हाँ में हिलाकर कहा, हाँ रूही, मैं सच कह रहा हूँ। आई रियली लव यू। मैंने हमेशा तेरे पीछे अपनी जिंदगी का सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड किया है। मैं एक प्लेबॉय हूँ, लेकिन तुझे लेकर कभी गंदी सोच नहीं रखी, या फिर मैं रख ही नहीं पाया। तू दुनिया की पहली ऐसी लड़की है मेरे लिए जिसे मैंने हवस की नजरों से नहीं बल्कि प्यार की नजरों से देखा है। बचपन से मैं यही सोचता रहा कि हर एक लड़की को मैं बस एंजॉय करके छोड़ देना चाहता था, मगर मेरे साथ जो लड़की बचपन से रही, उसे खोने से भी क्यों डर लगता है? तेरा कोई मेल बेस्ट फ्रेंड भी बन जाए तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। आज तक तेरे जितने भी दोस्त तुझे गुस्सा हुए हैं, सबकी वजह मैं हूँ, बट ट्रस्ट मी, मुझे इस जेलेसी से बहुत कुछ पता चला है। मुझे पता चला है कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ, अब से नहीं, बचपन से, और इसीलिए मैंने सारी आवारागर्दी छोड़ दी और अपने डैड का बिजनेस संभाल लिया ताकि तेरी नज़रों में एक बेहतर इंसान बन पाऊँ। और आज से अच्छा दिन और क्या ही हो सकता है? आज तेरे मॉम डैड की एनिवर्सरी है और इसे मैं बहुत स्पेशल बनाना चाहता हूँ। तेरी लाइफ में अपने लिए एक और जगह बनाकर, और तुझे अपना बनाकर मुझसे और वेट नहीं होगा। मुझे तुझसे शादी करनी है रूही, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। रूही कुछ बोलना चाह रही थी, लेकिन उसने देखा था कि अतुल की आंखों में एक अलग सा पागलपन और जुनून था। साथ ही उसकी आंखें नम हो गई थी। ये सब बोलते बोलते उसके ऐसे एक्सप्रेशन साफ साफ बता रहे थे कि रूही के लिए उसके दिल में जो फीलिंग है वो बिल्कुल सच्ची है। रूही इस एहसास को महसूस करने से खुद को रोक नहीं पा रही थी, लेकिन उसके चेहरे के एक्सप्रेशन से कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अतुल के बारे में सोच क्या रही है। वो कुछ और बोलती इससे पहले ही अतुल ने एकदम से रूही के लबों से अपने होंठ जोड़ दिए और आंखें बंद करके उसका चेहरा अपने दोनों सख्त हाथों में भरकर उसे सॉफ्ट किस करने लगा। ये पहली बार था इन दोनों की 15 साल की फ्रेंडशिप में जब अतुल ने रूही के होठों पर किस किया था। रूही बस आंखें फाड़कर अतुल को अपने इतने करीब देख रही थी। धीरे धीरे उसने अपनी नजरें नीचे की और अतुल के होठों को अपने होठों से बिल्कुल चिपका हुआ पाया। अतुल ने रूही का चेहरा इतना कस के पकड़ रखा था कि कुछ पल के लिए तो रूही बिल्कुल सुन्न पड़ गई। रूही की जिंदगी में भी ये पहली बार था जब किसी लड़के ने उसके होठों को इस कदर मदहोशी से किस किया था, वो जैसे कुछ कर ही नहीं पाए।
उसकी पूरी बॉडी अलग ही सिहरन महसूस करने लगी। अतुल की किस में रूही भी अब मदहोश होने लगी थी। वो कोई रिस्पांस नहीं कर रही थी, लेकिन उसके हाथ अब अनायास ही अतुल के कमर पर चले गए थे। वो धीरे धीरे ढीली पड़ने लगी थी। वही अतुल उसे सॉफ्ट पैशनेट किस करते हुए इतना खो गया कि अब उसे किसी चीज का होश नहीं था। वो बस रूही के चेहरे को बेसब्री से अपने हाथों में भरे उसकी ओर झुककर उसे और अंदर तक टेस्ट करता जा रहा था। अब रूही भी पीछे की ओर झुकने लगी थी। तभी अतुल ने अपना हाथ रूही के सिर के पीछे रख दिया और उसे खिड़की से टिककर और ज्यादा पैशनेट किस करने लगा। कुछ पल यूं ही एक दूसरे में खोए रहने के बाद रूही ने अचानक ही अतुल को धक्का देकर पीछे कर दिया, जिससे अतुल भी रूही से दूर हो गया। अतुल से छूटते ही रूही गहरी गहरी सांस लेने लगी। अतुल ने रूही को संभालने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया और रूही ने एकदम गुस्से से उसे घूरते हुए कहा, स्टॉप इट अतुल, डॉन ट्री अगेन, ये सब ठीक नहीं है हमारे बीच। वी आर बेस्ट फ्रेंड्स। तुम जैसा मेरे लिए फील कर रहे थे मैंने वैसा तुम्हारे लिए कभी फील नहीं किया, और अभी क्या किया तुमने मेरे साथ। तभी अतुल ने एकदम से रूही का हाथ फिर से पकड़ लिया और उसे बेचैन होकर समझाते हुए बोला, अंडरस्को रूही, ट्राई टू अंडरस्टैंड। आई एम सो सॉरी फॉर दिस, बट मैं जो कह रहा हूँ इट्स माई फीलिंग्स फॉर यू। आई वॉन्ट टू मैरी विद यू। क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? सच में मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। अतुल की इतनी रिक्वेस्ट भरी बातें सुन रूही उसे अचंभे भरी नजरों से देखने लगी, लेकिन फिर उसने गहरी सांस ली और अतुल से सीधे बैठकर उसे समझाते हुए कहा, अतुल, यू आर टू फास्ट। 15 साल की फ्रेंडशिप रिलेशन में आज पहला ऐसा दिन आया है जब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हम दोनों बहुत अजीब और गलत कर रहे हैं। और प्लीज अचानक से ही शादी वादी की बातें मत कर। तुझे तो पता है ना मुझे इन सब चीजों से कितना डर लगता है। और जो भी बात है हम दोनों के बीच, अब मैं सब कुछ नानू को बताने वाली हूँ। उनके डिसीजन के बगैर तुझे पता है मैं कोई फैसला नहीं लेती। तभी अतुल ने जल्दी से हड़बड़ा कर कहा, मंजूर है, नानू से बात करवा या अपने पर नानू से। मुझे सबसे बात करना मंजूर है, बस मुझे तुझसे शादी करनी है। मैं कल ही अपने मॉम डैड को बुला लेता हूँ, वो खुद तेरे नाना जी से मिलेंगे और मेरे लिए तेरा हाथ मांगेंगे। अतुल की इतनी जल्दबाजी देख रूही बिल्कुल शॉक थी, लेकिन फिर भी उसने अपने कंधे उचकाकर हैरत से अतुल को देखते हुए कहा, तुझे नहीं लगता तू ज्यादा ही फास्ट हो रहा है? तुझे शादी भी करनी है तो किससे? अपनी ही बेस्ट फ्रेंड से। बचपन में तो तुझे मैं नीली आंखों वाली चुड़ैल लगती थी। एनीवेज मैं पहले ही बता देती हूँ, मैं बिल्कुल भी इस चीज के बारे में आज तक नहीं सोचती थी, तो मुझे टाइम चाहिए। लेकिन अगर मुझे ऐसा लगा कि मैं ये सब नहीं करना चाहती तो मैं बिल्कुल नहीं करूंगी, ओके। अतुल ने भी मुस्कुराकर एक बार फिर से आगे बढ़कर रूही के गाल पर एक पप्पी कर दी और अपनी बत्तीसी दिखाते हुए बोला, अंडरस्को, वो मौका मैं तुझे दूंगा ही नहीं बेबी। अब चल जल्दी गाड़ी चला, तेरे मॉम डैड की एनिवर्सरी मनाते हैं। रूही अतुल को अजीब से एक्सप्रेशन के साथ देखते हुए अपने बाल ठीक करके लाचारी से अपनी गर्दन हिलाकर ड्राइव करने लगी। ड्राइव करते वक्त रूही अतुल के अचानक से इस प्रपोजल के बारे में सोच रही थी। तभी अचानक से बीच सड़क पर उसकी गाड़ी पर किसी ने ताबड़तोड़ फायरिंग करनी शुरू कर दी और सबसे पहले उसके गाड़ी के टायर पंचर कर दिए गए और फिर रूही की गाड़ी को तकरीबन 7 से 8 लोगों ने बीच सड़क पर घेर लिया। ये सब देख रूही तो कुछ सोच समझ ही नहीं पा रही थी कि तभी कुछ लोगों ने रूही और अतुल के साइड की गाड़ी का दरवाजा जल्दी से खोला और रूही और अतुल को बेदर्दी से खींचकर गाड़ी से बाहर निकाला। उनकी तेजी इतनी ज्यादा थी कि रूही अपने बचाव में कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। वही अतुल रूही का हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ा कि तभी उन आदमियों में से एक ने बड़ी ही बेदर्दी से अतुल के सिर पर रॉड दे मारी, जिससे अतुल बुरी तरीके से खून से लथपथ हो गया और बेसुध होकर जमीन पर गिरने को हो गया। अतुल की हालत देख रूही जोर से उसका नाम पुकारकर उसकी तरफ भागने की कोशिश करने लगी। तभी उन लोगों ने पीछे से आकर रूही के पीठ में भी एक नीले लाइट वाला अजीब सा दिख रहा खंजर गोप दिया। कुछ पल के लिए रूही को समझ ही नहीं आया कि उसके साथ हुआ क्या है। दर्द के मारे उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उन लोगों ने रूही को यही नहीं छोड़ा बल्कि एक जोरदार पंच उसके मुंह पर मारकर उसे जमीन पर गिरा दिया। अतुल भी, जो वहीं सड़क पर बेसुध होकर पड़ा हुआ था, रूही की हालत देख वो गिड़गिड़ाते हुए उन लोगों से बोलने लगा, अंडरस्को, नहीं प्लीज छोड़ दो उसे। लेकिन वो लोग नहीं माने। उन सबके पास गन्स थी। अतुल ने किसी तरह खिसक खिसक कर रूही के पास जाने की कोशिश की। उसके सिर से भी बहुत ज्यादा खून बह रहा था। ऊपर से उन लोगों ने अतुल की कमर में भी रॉड घोंप दिया था। वही रूही अतुल को देखकर रो रही थी और दर्द से तड़प रही। उसने भी अपना हाथ सड़क पर खिसकते हुए अतुल की तरफ बढ़ाया। उसके मुंह से दर्द के मारे कुछ शब्द निकले, अंडरस्को, अतुल। की तभी एक आदमी ने रूही के सर पर जोर से रॉड दे मारा।
जिससे रूही एकदम से छटपटा कर बिल्कुल शांत हो गई। उसकी आंखों की पुतलियां बाहर निकलने को आ गई थी। वो बहुत ज्यादा तड़प रही थी सड़क पर। उसके सिर और बाकी बॉडी पार्ट से खून मानो पानी की तरह बह रहा था। अतुल उस घायल अवस्था में भी रूही की तरफ हाथ बढ़ाकर उसकी ऐसी दशा देखकर जोर से चिल्ला पड़ा। नहीं रूही, और सबके सामने गिड़गिड़ाने लगा, नहीं नहीं प्लीज ऐसा मत करो, वो मर जाएगी, प्लीज प्लीज उसे छोड़ दो। लेकिन अब देर हो चुकी थी। रूही की सांसें उखड़ने लगी थी, उसकी आंखों में अंधेरा छाने लगा था और धीरे धीरे अपनी आखिरी सांसों में भी वो अपने मम्मी पापा के उस यंग एज के फोटो को इमेजिन कर रही थी। और उस इमेजिनेशन के बाद उस दर्द में भी रूही के अधखुले आंखों वाले चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई थी, अगर दर्द इतना कि अब शायद वो अगली सांस भी नहीं ले पाती। आखिर क्या होने वाला है आगे इस कहानी में? क्या रूही की मौत हो जाएगी? कौन थे ये लोग जिन्होंने रूही की ये हालत की? जानेंगे सब। आप बस बने रहिए कहानी के इस रोमांचक और रोमांटिक सफर में हमारे साथ और अपना सपोर्ट बनाए रखें। मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ। दिल पीला दिल सड़क पर वो काले कपड़े लोग अब भी मौजूद थे जिन्होंने पूरी तरीके से उस बीच हाईवे पर अतुल और रूही को घेर रखा था। अतुल तो फिर भी ढंग से सांस ले पा रहा था, लेकिन रूही पूरी तरीके से अपनी जान गंवा चुकी थी। अधमरा अतुल और मरी हुई रूही को वो लोग सड़क पर ही छोड़कर अपनी अपनी गाड़ियों में बैठकर वहां से निकल गए। वहीं अतुल तड़प तड़प कर रूही की तरफ खिसकने की कोशिश करते हुए उसके पास पहुंचने की कोशिश कर रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि रूही अब नहीं रही। वो रोते हुए चिल्ला चिल्ला कर मदद की गुहार मांग रहा था, लेकिन वहां कोई उसकी मदद के लिए नहीं आ रहा था। मौके की इस नजाकत को देखते हुए बादलों ने भी अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया और तेज तेज बूंद के साथ वो उन दोनों पर बरसने लगे। लगातार बारिश ने अतुल और रूही के खून को धुलने की कोशिश की, लेकिन खून इतना ज्यादा बह चुका था उन दोनों का कि उसका लाल रंग खत्म ही नहीं हो रहा था। अब कहीं जाकर अतुल रूही के पास पहुंचा और दर्द से कराहते हुए उसने रूही के चेहरे पर हाथ रखा और उसे हिलाते हुए उठाने की कोशिश की। रूही, रूही, नहीं तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, तुम जिंदा हो। रूही प्लीज प्लीज उठ जाओ, हेल्प हेल्प। अतुल पूरी कोशिश कर रहा था रूही को उठाने की, लेकिन वो नहीं उठी। अतुल ने रूही की सांस चेक की, जिसने ये गवाही दे दी कि रूही अब जिंदा नहीं है। अतुल केके लगा और रूही को उठने की दुहाई देने लगा। मुंबई अंडस्को यहाँ के एक बड़े ही फेमस मैजिक हॉल में इंडिया के मोस्ट पॉपुलर और मान्यता प्राप्त मैजिशियन का मैजिक शो चल रहा था, जहाँ के ऑडियंस इतनी ज्यादा थी जितने पॉपुलर शो और सिंगिंग स्टार्स के शो में भी नहीं होते। सबके सब मैजिशियन मैजिक किंग नाम से जाने वाले मैजिशियन का नाम बार बार पुकार रहे थे। तभी स्टेज पर एक मैजिशियन आया, जिसके आते ही तो मानो उसके दीवानों की होड़ मच गई। सबने बहुत ज्यादा शोर किया। उस मैजिशियन ने अपना जादू दिखाना शुरू किया। वो जितने लोगों के साथ भी मैजिक कर रहा था, सबको वो अलग ही दुनिया का बोध कराता था। मैजिशियन किंग ने अपना अगला जादू दिखाना शुरू किया। इसके लिए उसने पब्लिक में से एक रैंडम पर्सन को स्टेज पर बुलाया और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपनी अजीब सी आवाज में उससे बोला, अंडस्को तो दोस्त, क्या आप मेरा जादू देखना चाहेंगे? उस पब्लिक पर्सन ने भी हाँ कहा और बोला, अंडस्को मैजिक किंग, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। मेरी पत्नी 2 साल पहले इस दुनिया को अलविदा कहकर चली गई, लेकिन मरने से पहले उसने लड़ाई के दौरान अपने सारे गहने कहीं छुपा कर रख दिए थे और मुझे उस बारे में आज तक पता नहीं चला। क्या आप उससे संपर्क करके मुझे मेरे गहने का पता बता सकते हैं? मुझे अपनी बेटी की शादी करवानी है। तभी मैजिशियन पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोला, अंडस्को क्यों नहीं दोस्त, हम आपकी वाइफ से आपका संपर्क ही करवा देते हैं। आप चाहे तो उन्हें मनाकर अपने गहने वापस ला सकते हैं। हम आपको इसके लिए 2 मिनट का टाइम देते हैं। और फिर उस मैजिशियन ने उसे 2 मिनट के लिए एक अलमारी जैसे जगह में बंद कर दिया। सभी लोग उस मैजिशियन के रिजल्ट का इंतजार करने लगे। 2 मिनट बाद मैजिशियन ने अपने हाथ की चुटकी बजाई और उस अलमारी जैसे जगह का दरवाजा अपने आप खुल गया। उसके साथ ही वो आदमी निकला, जो बिल्कुल पागलों की तरह हरकत करते हुए मैजिशियन के पैरों में गिर गया और बोला, अंडस्को मैजिशियन किंग की जय हो, मैजिशियन किंग की जय हो। आप तो बहुत महान हैं मैजिशियन किंग, आपके जैसा कोई नहीं। मेरी पत्नी ने मुझे गहनों का राज बता दिया और उसने मुझसे बात भी की। उसे सब कुछ पता है कि मैं वो गहने अपनी बेटी की शादी के लिए नहीं, बल्कि अपनी दूसरी पत्नी को देने के लिए ढूंढ रहा हूँ। ये सब आपने कैसे किया मैजिशियन किंग, प्लीज मुझे बताइए। तभी मैजिशियन किंग गहरी सांस लेकर अपना सीना गर्व से चौड़ा करते हुए उस आदमी के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते हुए बोला, अंडस्को इसीलिए तो हम मैजिशियन किंग है। अब जाइए और गहने ढूंढिए, मगर वो ज्वेलरीज अपनी पत्नी को न देकर आप बैंक के लॉकर में रखेंगे और अपनी बेटी की शादी में उसे देंगे।
मैं आपकी दूसरी पत्नी का फ्यूचर देख सकता हूँ। बहुत ही जल्दी आपकी दूसरी पत्नी भी नरक के रास्ते निकलने वाली है। होनी को कोई नहीं टाल सकता। वहीं दूसरी तरफ एक लड़की गुस्से से मैजिशियन किंग का शो देखकर दांत पीसते हुए बोली, अंडरस्को झूठा, बिल्कुल झूठा है ये टकला, इसकी माँ की आंख, ये दूसरा आदमी भी इसी के जान पहचान का है। मैं इसकी पोल खोल कर रहूंगी, प्रूव करके रहूंगी कि ये टकला जो खुद को मैजिशियन किंग बताता है और किसी तांत्रिक की तरह लोगों के आज और कल के बारे में बताता है, ये बिल्कुल फ्रॉड है। इसकी ऐसी की तैसी, इसकी सच्चाई तो मैं टीवी पर अच्छे से पेश करूंगी, वो भी मिर्च मसाला लगाकर। ये लड़की मंच के बगल में ही बनाए गए जर्नलिस्ट एरिया में खड़ी थी और मैजिशियन किंग को नफरत भरी नजरों से देख रही थी। तभी उसकी एक दोस्त मैजिशियन किंग की ओर बड़ी ही आस्था लेकर देखते हुए हाथ जोड़कर बोली, अंडरस्को मैजिशियन बाबा की जय। मैजिशियन बाबा की जय। यार ये तो बहुत ज्यादा पहुंचे हुए लगते हैं। यार ये एक बार मेरी भी बता देना कि मेरी शादी कब होगी, तो मैं धन्य हो जाऊं। तभी वो दूसरी लड़की जो दिखने में किसी को हुस्न परी की तरह बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, उसने उस लड़की के सिर पर चपत लगाते हुए कहा, अंडरस्को आर यू क्रेजी वानी, हम यहाँ इस मैजिशियन की पोल खोलने आए हैं। तो भूल गई है हम एक न्यूज रिपोर्टर है, और अगर हमने ये न्यूज कवर नहीं की ना तो बॉस हमारे हाथों में रेजिग्नेशन लेटर थमा देगी। ज्यादा बकवास बातें मत कर समझी। तभी वानी उस लड़की से रोनी सूरत बनाकर बोली, अंडरस्को क्या यार कनिका, तुझे ऐसे लोगों से नफरत क्यों है? अरे एक बार हमें भी इन्हें आजमा कर देख लेना चाहिए ना, उसके बाद बात करनी चाहिए इसके बारे में। पहले अच्छे से जांच तो कर लेते हैं ना। हर बार तेरा प्रेडिक्शन सही नहीं निकलता कि वो इंसान तूने गलत सोच लिया तो गलत ही होगा। अब चुपचाप इनका शो देख। तभी मैजिशियन किंग ने पूरी पब्लिक की ओर एक नजर देखकर सबसे कहा, अंडरस्को तो मैं अगला मैजिक जिसके साथ करने वाला हूं उसे भी मैं खुद ही चुनूंगा, और वो आप में से कोई भी हो सकता है। अगले 5 सेकंड में मैं उसे चुन लूंगा। तो सबके सब ध्यान से अपनी नजर मुझ पर रखिए। और फिर मैजिशियन किंग ने अपना अगला मुर्गा चुनने के लिए पब्लिक को दोबारा देखा। कनिका गुस्से से दांत पीसते हुए मैजिशियन किंग को देखकर बोली, अंडरस्को साला गंजा पटेल, देखो तो पब्लिक को कैसे पागल बना रहा है। इतनी महंगी टिकट्स होती है इसके इस मैजिक शो की, ऊपर से झूठ पर झूठ बोल रहा है। एक काम करती हूँ, जाकर उस आदमी को पकड़ती हूँ जो अभी स्टेज पर आया था, देखूं तो कितने पैसे मिले हैं उसे इतना बड़ा झूठ बोलने के लिए। इतना बोल कनिका अपने चेयर पर से उठने लगी। तभी उसे मैजिक किंग की आवाज सुनाई दी, अंडरस्को हाँ आप आए इधर। आपको बड़ा शक हो रहा है ना मुझ पर, सबसे पहले आपका शक दूर कर देते हैं। कनिका जो उस आदमी को ढूंढने के लिए जा रही थी, उसे मैजिक किंग की बातें अपने लिए लगी और उसने एकदम से मैजिक किंग को देखा। मैजिक किंग भी उसी की तरफ देख रहा था। मैजिक किंग ने दोबारा बोलना स्टार्ट किया, अंडरस्को अरे हम आपको ही बोल रहे हैं, आप न्यूज रिपोर्टर, क्या नाम है आपका? मिस कनिका माथुर, आइए इधर। उस मैजिशियन के मुंह से अपना नाम सुन कनिका के तो रोंगटे खड़े हो गए। कनिका को पता था कि वो मैजिशियन उसे पहले से नहीं जानता था। वही वानी खुश होकर कनिका को का हाथ पकड़कर उसे हिलाते हुए बोली, अंडरस्को कनिका देखा तूने, मैजिक किंग ने तेरा नाम लिया, तुझे स्टेज पर बुला रहे हैं, जल्दी जाना यार, दिस इज ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। कनिका ने एक नजर वानी को देखा और फिर स्टेज पर हैरत से देखने लगी। थोड़ी देर बाद वो मैजिक किंग के सामने स्टेज पर आ खड़ी हुई। तभी मैजिक किंग शैतानी मुस्कान के साथ कनिका को देखते हुए बोला, अंडरस्को वैसे आप है तो बहुत ज्यादा खूबसूरत मिसेज पत्रकार साहिबा जी, लेकिन आपका दिमाग बहुत ज्यादा शैतानी और खुराफाती है। अच्छी बात है, जब तक इस दुनिया में दिमाग ना चलाओ 2 पैसे इंसान कमा नहीं सकता। अब चलिए काम की बात पर आते हैं, कहिए क्या जादू देखना है आपको? कनिका ऊपर से नीचे तक बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। इस वक्त उसने ब्लू कलर की चेक वाली शर्ट पहने हुई थी, जिसके बाजू को उसने बॉय स्टाइल में फोल्ड किया हुआ था। कंधे से थोड़े नीचे तक के हल्के कली बाल और पीछे एक क्लेचर लगाया हुआ था। उसने हल्की नीली आंखें, गुलाब की पंखुड़ियों की तरह होंठ, तीखी नाक, गुलाबी गाल और एक बेहद खूबसूरत चेहरा। उसका लुक बहुत ज्यादा क्लासी लग रहा था। पहले तो कनिका ने एक जर्नलिस्ट होने के नाते बड़े ही सॉफ्ट तरीके से उस मैजिशियन से कहा, अंडरस्को नहीं सर, आप गलत समझ रहे हैं, हमारा तो काम ही है सही और गलत को परखना, लेकिन आपने अब मुझे स्टेज पर बुला ही लिया है तो मैं आपको परख ही लेना चाहती हूँ। कहिए, मैं जो कहूंगी आप वो करेंगे? वो मैजिशियन भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कंधे उचकाकर बोला, अंडरस्को जी बिल्कुल करेंगे, आप कहिए क्या करना है हमें। कनिका गौर से उसे मैजिशियन के चेहरे को देखने लग। मैजिशियन बाहर से बहुत ज्यादा कूल दिखाई दे रहा था,
लेकिन अंदर से वो बहुत ज्यादा घबराया हुआ था, क्योंकि वो मैजिशियन सच में झूठा था। वो मन ही मन सोचने लगा, अंडरस्को, अब इस लड़की को कहीं यहाँ बुलाकर मैंने गलती तो नहीं कर ली। इधर कनिका मैजिशियन को देखकर हल्का सा मुस्कुरा बैठी। कनिका एक अच्छी जर्नलिस्ट होने के साथ माइंड रीडर भी थी। वो ज्यादातर लोगों के दिमाग पढ़ लिया करती थी। उसे पता चल गया था कि ये मैजिशियन बहुत ज्यादा हद तक फेक है। तभी उसने मैजिशियन से कहा, अंडरस्को, तो सर, जैसा कि आपने अभी उस आदमी की, उनकी मरी हुई पत्नी से बात करवा दी, मुझे अपना फ्यूचर जानना है। देखिए, मुझे नहीं पता मेरा फ्यूचर क्या होगा, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि मैं कभी शादी नहीं करूंगी। लेकिन मुझे एक पंडित जी ने बताया था कि मेरी एक सुंदर सी बेटी होगी, जिसकी मेरी जैसी ही खूबसूरत नीली नीली आंखें होंगी। तो क्या आप मुझे मेरी फ्यूचर की उस बेटी की मुझे एक झलक दिखा सकते हैं? और मैं चाहूंगी कि मेरी उस बेटी को ये पूरी पब्लिक देखे। तो क्या आप मुझे ये जादू करके दिखाएंगे? कनिका ने ये सब जानबूझकर मन गढ़ंत कहानी बनाई थी। उसे पता था कि नीली आंखों वाले पसन को इतनी जल्दी लाकर उसके सामने खड़ा कर देना उस मैजिशियन के बस की बात नहीं थी। वो अपने लगाए इस दिमाग से बहुत ज्यादा खुश थी। वही मैजिशियन भी सोच में पड़ गया। पूरी पब्लिक हैरान थी। इतनी शांति देख वो मैजिशियन भी घबरा गया और उसने जल्दी से कनिका को जवाब दिया, अंडरस्को, अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं, लेकिन हो सकता है वो बाबा एक नंबर का झूठा हो। क्या पता तुम्हारी सच में कोई बेटी ना हो, क्योंकि तुम तो शादी नहीं करने वाली थी ना? कनिका ने मुस्कुराकर मैजिशियन से कहा, अंडरस्को, मैजिशियन सर, जिस तरीके से लोगों को आप पर भरोसा है, उसी तरीके से मुझे अपने बाबा पर भरोसा है। और आप तो फ्यूचर देख सकते हैं ना, तो मेरा फ्यूचर भी देख लीजिए और लेकर आए मेरी प्यारी सी बेटी को मेरे सामने। चलिए, जल्दी कीजिए। इस मैजिक शो का पूरा लिव प्रसारण टीवी पर चल रहा था। मैजिक किंग किसी भी हालत में फंस नहीं सकता था। उसने एक गहरी सांस ली और कनिका को घूरकर मन ही मन कहा, अंडरस्को, ये लड़की बहुत दिमाग चला रही है, कुछ तो करना पड़ेगा इसका। फिर उसने कनिका से कहा, लिए आप यहाँ खड़े हो जाइए। मैजिशियन ने कनिका को एक अलमारी के बाहर खड़ा किया और फिर उसका हाथ पकड़कर उसके पेट पर रखवा दिया और उसकी आंखें अपने हाथ से बंद करके उसे गहरी सांस लेकर चुप खड़े रहने को कहा। कनिका ने वही सब किया, लेकिन वो जानबूझकर अपनी एक आंख धीरे धीरे खोलकर मैजिशियन को देखने की कोशिश कर रही थी। मैजिशियन अपने अजीब तरीके के मंत्रों का उच्चारण कर रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर उसे डर था कि आज तो उसकी पोल खुल ही जाएगी। हर बार वो एक बनी बनाई चाल के साथ पूरी पब्लिक को मात दे देता था, लेकिन आज तो न जाने क्या ही होगा, उसका पता नहीं। पब्लिक जूते मारेगी या सड़े हुए अंडे टमाटर, अगर यह जादू काम नहीं किया तो। यही सोचकर मैजिशियन बस 5 मिनट तक जादू करता ही रहा। अंत में वो भी थक गया और आंखें खोलकर पूरी पब्लिक को देखने लगा। कनिका उसका मन पढ़कर समझ गई थी कि मैजिशियन पब्लिक के अब जादू सफल न होने के रिएक्शन से डर रहा है। तभी कनिका धीरे से मैजिशियन से बोली, अंडरस्को, क्या हुआ मैजिशियन किंग जी, हो गई ना आपकी बत्ती गुल? अब बताइए, क्या करेंगे आप? मैजिशियन किंग कनिका भद्दी हंसी हंसते हुए बोला, अंडरस्को, अरे अभी आपने हमारी माया को देखा ही कहा है, अभी तो बस शुरुआत है। लेकिन अगर आपकी बेटी यहाँ उपस्थित नहीं हुई तो ये हो सकता है कि वह बाबा ढोंगी हो। अब चलिए अलमारी में देख लेते हैं आपकी बेटी निकलेगी या नहीं। इतना बोल मैजिशियन किंग ने एक चुटकी बजाई और अलमारी का दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। सबकी नजरें इस अलमारी पर थी। वहीं कनिका एक नजर भी पीछे मुड़कर नहीं देख रही थी। उसे पूरा कॉन्फिडेंस था कि बाबा झूठा निकलेगा। वो तो अपने दिमाग में बस वो स्क्रिप्ट तैयार करने में लगी थी, जो अब मैजिशियन के झूठे निकलने पर उसे धड़ाधड़ बोलनी है और अपने न्यूज चैनल की टीआरपी बढ़ानी है। तभी अलमारी का दरवाजा पूरे तरीके से खुला और एकदम शांति छा गई। कनिका अब अपने हाथ की मुट्ठी बनाकर जोर से बोली, अंडरस्को, यस, अब मैं बताती हूँ इस मैजिशियन को। तभी उसे पब्लिक की तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई देने लगी और फिर से मैजिशियन किंग की जय जयकार भी। कनिका पूरी पब्लिक को स्टेज पर खड़े देख रही थी और फिर उसकी नजर वानी पर गई, जो अपने मुंह पर हाथ रख अलमारी की तरफ देख रही थी। अनिका जल्दी से अपने पीछे अलमारी की तरफ मुड़ी और अलमारी में जो उसने देखा, उसके बाद तो उसके होश उड़ गए। लोग इसीलिए तालियां बजा रहे थे क्योंकि अलमारी में सच में एक लड़की निकली, जो हैरत से अलमारी से बाहर निकली और इधर उधर देखने लगी। तभी मैजिशियन किंग के पास उसका एक आदमी आया और धीरे से उसके कान में बोला, अंडरस्को, सर ये लड़की कौन है? ये तो हमारे टीम की नहीं है। मैजिशियन किंग भी अलमारी की तरफ देखकर बिल्कुल बावला सा हो गया और वो अपने गालों पर बार बार थप्पड़ मारकर अपनी आंखों पर यकीन करने की कोशिश कर रहा था। वहीं कनिका ने सामने अलमारी से बाहर निकलती उस लड़की को देखा और हैरत से उसे देखकर मुंह फाड़कर लड़की को देखते रह गई।
सामने वाली लड़की बहुत ज्यादा हैरत में थी। ब्लैक कलर के लेडी बिजनेस सूट में मौजूद वो खूबसूरत लड़की कोई और नहीं बल्कि रूही थी, जो अपने आप को हाथों से टच करते हुए पूरा महसूस करने की कोशिश कर रही थी। वो एक नज़र अपने आसपास देखती, 4 बार अपने आप को छू कर देखती। रूही खुद से ही बातें करते हुए हैरत से बोली, अंडरस्को, ये सब क्या है? मैं कहाँ हूँ? मुझे तो उन लोगों ने मार दिया था। फिर मैं यहाँ कैसे? और क्या मैं जिंदा हूँ? इतना सारा शोर सुन रूही सामने देखने लगी। तभी वहीं खड़ी कनिका को रूही की नीली नीली आंखें दिखाई दी। वो आंखें बिल्कुल कनिका की नीली नीली आंखों की तरह ही थी, जिसे देखकर कनिका ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और उसे गौर से देखते हुए बोली, अंडरस्को, नीली आंखें, क्या सच में ये मैजिशियन? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तभी मैजिशियन भी अपने होश संभालते हुए माइक पर कनिका से बोला, अंडरस्को, तो मिस कनिका माथुर जी, मिल लीजिए अपनी बेटी से। अब तो आपको हमारे जादू पर शक नहीं होगा ना? इधर रूही मैजिशियन की बात सुन अपने सामने खड़ी कनिका को देखने लगी, और उसे देखकर रूही की आंखें हैरत से चौड़ी हो गई। वो धीरे धीरे कनिका की तरफ बढ़ने लगी। उसे अपनी आंखों पर जैसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसने कनिका के आगे एकदम सामने जाकर अपने हाथ से उसके चेहरे पर उंगलियां फेरी और हैरत से उसके मुंह से एक ही शब्द निकला, अंडरस्को, मॉम। कनिका हैरत से रूही को और फिर उसकी उंगली अपने चेहरे पर चलते देखने लगी। तभी रूही ने एकदम से इमोशनल होकर कनिका को खींचकर खुद के सीने से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। रूही को अपने गले से लगा हुआ महसूस कर कनिका के दिल में भी एक अजीब सी राहत महसूस हुई, और वो बस खड़ी की खड़ी रह गई। कनिका बिल्कुल रूही की फोटो वाली उस माँ की तरह दिखती थी, जिसे देखकर कनिका ने अपने बचपन से लेकर जवानी तक का सफर पूरा किया। आज उसे अपने सामने देखकर रूही से सब्र ना हुआ और वो रो पड़ी। वो कनिका के सीने से लगी रही। कुछ पल तक कनिका को भी एक अजीब सा अपनापन का एहसास हुआ रूही के करीब होकर। तभी अचानक से उसने रूही को खुद से दूर किया और उससे पीछे होकर वो रूही को घूरते हुए बोली, अंडरस्को, कौन हो तुम? ये सब कुछ फ्रॉड है, स्कैम है। मैं ये सब नहीं मानती। तभी वो मैजिशियन कनिका से बोला, अंडरस्को, अब आप माने ना माने, आपकी बेटी हमने लाकर तो दे दी है कनिका माथुर जी। आप जाइए, इनसे साइड में बात करिए, हमें अपने शो को आगे बढ़ाने दीजिए। मैजिशियन ये सब बड़ी कॉन्फिडेंस से बोल रहा था। कनिका को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ मैजिशियन ने इतनी जल्दी कैसे कर लिया। उसने उसका माइंड रीड तो अच्छे से किया था। तभी कनिका की दोस्त वानी ने कनिका का हाथ पकड़ लिया और उसे धीरे से बोली, अंडरस्को, तरीका ये तो बिल्कुल तेरे जैसी लग रही है। वानी की बात सुन कनिका ने अपने लिए अनजान लड़की रूही को देखा, जो कब से उसे ही देखे जा रही थी। उसे देखकर कनिका ने जल्दी से पलटकर घूरते हुए कहा, अंडरस्को, पागल है क्या? कुछ भी बोलती है। ये उस मैजिशियन की ही टीम मेंबर है। हम लोगों को उल्लू बना रहा है वो। चल यहाँ से, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। इतना बोल कनिका वानी का हाथ पकड़कर वहां से तेजी से बाहर निकल गई। इधर रूही हूबहू अपनी मां की जैसी दिख रही लड़की कनिका को देखकर बिल्कुल अचंभे में थी। वो अब भी स्टेज पे ही खड़ी थी और हैरत से खुद से ही बोल रही थी, अंडरस्को, मॉम, ये मॉम ही है, लेकिन ये बिल्कुल मेरे जितने एज की क्यों लग रही है? बिल्कुल यंग। और मैं जिंदा कैसे बची? आखिर क्या होगा अब आगे? कैसे पहुंची रूही अपने मॉम जैसी शक्ल वाली लड़की के सामने? क्या वो मैजिशियन सच में कोई जादू करता था? और जब रूही मर चुकी थी तो उसकी बॉडी बिल्कुल ठीक ठाक कैसे है? ना ही कोई चोट के निशान, ना ही कोई इंजरी। आखिर चल क्या रहा है ये सब? जानेंगे सब अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, सिर्फ फिक्शन एफएम पर। कनिका वानी को लेकर उस मैजिशियन हाल से बाहर निकल चुकी थी। तभी वानी ने एकदम से उसे रोकते हुए कहा, अंडरस्को, फक यार, आज का काम भी अधूरा रह गया तेरे गुस्से के चक्कर में। तुझे याद है ना तूने बॉस को क्या कहा था? न्यूज़ चैनल पर पहले ही तूने दावा कर दिया था कि हर पल चैनल की फेमस न्यूज़ रिपोर्टर कनिका माथुर उस मैजिशियन को झूठा साबित करके ही लौटेगी। तेरे उस कमिटमेंट के बाद तुझे भी पता है बॉस ने कह दिया था कि अगर तू अपने दावे पर खड़ी नहीं उतरी तो तुझे अपना रेजिग्नेशन लेटर देना पड़ेगा, और साथ में एक वैसा ही रेजिग्नेशन लेटर मुझे भी देना होगा, क्योंकि मैं तेरी बेस्ट फ्रेंड हूँ। अगर तू गड्ढे में कूदेगी तो मुझे भी कूदना ही पड़ेगा। वानी की बात सुन अब कनिका अपने गुस्से से थोड़ी सी बाहर हुई और उसने हैरत से वानी को देखा। अब उसे महसूस हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। कनिका की आंखें नम होने को आ गई थी। तभी उसने एकदम से आगे बढ़कर वानी को गले से लगा लिया और उसे अपनी बाहों में भरते हुए आंखें बंद करके बोली, अंडरस्को, आई एम सो सॉरी यार, मुझे वो फालतू का दावा नहीं करना चाहिए था। लाइव न्यूज़ रिपोर्टिंग हो रही थी और मैं हार गई।
सिर्फ इसीलिए क्योंकि उस मैजिशियन ने स्टेज पर उस लड़की को वहां लाकर खड़ा कर दिया। तभी वाणी कनिका से दूर हुई और उसे घूरते हुए बोली, अंडरस्को कनिका, तू फिर शुरू हो गई। मैंने कहा ना, वो मैजिशियन झूठा नहीं है। कनिका को वाणी की बात से फिर से गुस्सा आने लगा था, लेकिन उसने एक गहरी सांस ली और वाणी से बोली, अंडरस्को फवी के यार, तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि तू जिस बात पर यकीन करे उस पर मुझे भी हो जाए, है ना। छोड़ ये सब अब चल ऑफिस चलकर उस मनहूस बॉस का मुंह देखते हैं। तभी वाणी कनिका से बोली, अंडरस्को हाँ चल, वैसे भी तेरी पूरे 1 महीने की ट्रिप ने उसकी जलाकर रख दी थी, अब तो वो तुझे बिल्कुल माफ नहीं करेगी। तभी कनिका ने वाणी का हाथ पकड़ा और उसे मुस्कुरा कर देखते हुए बोली, अंडरस्को रिलैक्स जान, एक नौकरी मेरी जिंदगी नहीं बदल सकती और इनफैक्ट कोई भी हादसा मेरी जिंदगी नहीं बदल सकती। मेरी जिंदगी में खुद अपनी मर्जी से जीती हूं और हमेशा जीऊंगी, बिल्कुल खुश होकर। अब चल। इतना बोल कनिका पार्किंग एरिया में जाकर स्कूटी निकाल लेती है और वाणी उसके पीछे बैठ गई। दोनों वहां से चल दिए, लेकिन इतने में ही पीछे से रूही तेजी से भागते हुए वहां पहुंची। मगर अब तक कनिका और वाणी वहां से निकल चुके थे। रूही को बस कनिका की एक झलक दोबारा दिखाई दी। मम्मा मम्मा प्लीज रुकिए, रूही चिल्लाती रह गई, लेकिन कोई फायदा ना हुआ और फिर वो खुद से ही बातें करते हुए बोली, अंडरस्को ये सब क्या हो रहा है? क्या मैंने सच में मॉम को देखा? वही आंखें, वही चेहरा जो मॉम का था। ऐसा कैसे हो सकता है? और नाम भी कनिका माथुर। मेरी मॉम का नाम भी तो शादी से पहले कनिका माथुर था। बट हाउ इज दिस पॉसिबल? ऊपर से मैं जिंदा कैसे बची? रूही परेशान होकर इधर उधर देखने लगी और फिर उसकी नजर एक बोर्ड पर गई जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में मैजिक किंग का मुंबई वाला शो लिखा हुआ था, जिससे साफ साफ रूही को पता चल गया कि वो इस वक्त मुंबई में है। लेकिन कैसे यहाँ कैसे पहुंची उसे भी नहीं पता था। वो तो बस मैजिक किंग के उसे अलमारी से निकली और तब से उसे धक्के पर धक्का लग रहा था। रूही खुद से ही बातें करते हुए बोली, अंडरस्को मुंबई? मैं खुद से मुंबई कब आए? हो क्या रहा है ये सब? तभी रूही की नजर इस पोस्टर के थोड़े नीचे पड़ी, जहां देख के रूही की आंखें फटी की फटी रह गई। उसे पोस्टर के नीचे की डेट देख रूही बिल्कुल हैरान थी, क्योंकि उस पोस्टर में प्रेजेंट ईयर की जगह 2024 मेंशन था। जिसे देख रही रूही हैरत से बोली, अंडरस्को 2024? हद है, इतने बड़े मैजिशियन के शो में यही गलत लिख दिया पोस्टर पर। तभी रूही अपना सिर झटक कर परेशान होकर बोली, अंडरस्को रूही तू ना पागल हो गई है? क्या हो रहा है ये सब तेरे साथ? पता करने की बजाय तू एक डेट को लेकर बैठी है। सबसे पहले तो मुझे नानू को फोन करना चाहिए और अपने मैनेजर को भी। रूही ने अपने पैंट के पॉकेट को चेक किया, मगर उसे फोन नहीं मिला। रूही परेशान होकर खुद से ही बोली, अंडरस्को मेरा फोन? ओह माय गॉड, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, ना फोन, ना क्रेडिट कार्ड, ना गाड़ी की चाबी, और गाड़ी भी कहाँ है? और फिर रूही ने अपने सर पर हाथ मारते हुए याद किया, अंडरस्को और अतुल, उस भी तो मेरे साथ ही उन लोगों ने मारा था ना। वो कहाँ है? होप वो सही हो। ओ गॉड, व्हाट्स हैपनिंग? ओके, सबसे पहले मुझे किसी से फोन मांगना होगा और अपने आदमियों को बुलवाना पड़ेगा। अभी तो मुझे मोम को भी ढूंढना है। नानू को ये बात बतानी है कि मैंने मोम को देखा। कुछ तो गड़बड़ है। क्या मोम जिंदा है? रूही एक गहरी सांस ली और अपना चेहरा झटक कर बोली, अंडरस्को रिलैक्स रूही रिलैक्स, सब कुछ पता चलेगा तुझे। उसके बाद रूही आगे बढ़ी और उसने अपने मैनेजर को कॉल करने के लिए लोगों से फोन मांगना स्टार्ट कर दिया। पहली बात तो कोई उसे जल्दी से फोन देने को राजी नहीं हो रहा था, मगर एक ने उसे फोन दिया और रूही ने जल्दी से अपने मैनेजर को कॉल लगाया। रूही को सबके नंबर अच्छे से याद थे। मैनेजर का नंबर डायल करते ही रूही ने जल्दी से उत्सुकता से अपने कान से फोन लगाया और उसके बाद उसकी आंखें हैरत से सिकुड़ गई, क्योंकि वो नंबर अमान्य नहीं बताया जा रहा था। रूही ने दूसरा नंबर डायल करते हुए कहा, अंडरस्को नानू को कॉल लगाती हूँ, मुझे उन्हें मॉम के बारे में बताना है। कहते हुए रूही ने नंबर डायल किया और फोन को कान से लगाया। तभी दूसरी तरफ से किसी ने रूही का कॉल उठाया और रूही ने हड़बड़ाते हुए कहा, अंडरस्को नानू कैसे हैं आप? मैं रूही, एक्चुअली मैं मुंबई में हूँ और मैनेजर मेरा फोन नहीं उठा रहा है। मेरा खुद का फोन भी नहीं है, मेरे पास नहीं है। प्लीज आप मेरे लिए गाड़ी भेज दीजिए। और आपको पता है, रूही ने इतना कहा ही था कि तभी दूसरी तरफ से एक औरत रूही पर गरजते हुए बोली, अंडरस्को अयो क्या बोलता जी तुम? हम तुमको गाड़ी क्यों भेजेगा जी? कौन हो तुम? हमारे नंबर पर कैसे कॉल कैसे किया? तभी रूही एक नजर फोन को हैरत से आंखें छोटे करते हुए बोली, अंडरस्को व्हाट? ये कौन है? क्या नानू किसी औरत के साथ है?
को तभी दूसरी तरफ से औरत फिर से रूही से बोली, आयो क्या उनकी कोई गर्लफ्रेंड है? तभी दूसरी तरफ से उस औरत ने रूही से फोन पर कहा, अंडरस्को, अयो पागल है क्या तुम जी? हमारा डाइवोर्स करवाओगी क्या? क्या बदतमीजी करते तुम जी? फोन रखो। कहते हुए उधर से उस औरत ने कॉल कट कर दिया। रूही अपने कान से फोन को खिसकाकर उसे देखने लगी और फिर कुछ सोचकर बोली, अंडरस्को, ये कौन पागल लेडी थी? नाना जी का फोन उनके पास कैसे है? क्या हो रहा है ये सब? रूही ने अतुल को भी कॉल किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। रूही परेशान होकर बोली, अंडरस्को, अब किसे कॉल लगाऊं? मेरे फोन में सबके नंबर सेव थे। अतुल, मैनेजर और नाना जी का नंबर ही याद रखती थी। कुछ समझ नहीं आ रहा। और फिर रूही फोन उस आदमी को पकड़ाने ही वाली थी जिससे उसने फोन मांगा था कि तभी उसकी नजर उस फोन के वॉलपेपर पर डेट टाइम डी के कॉर्नर पर पड़ी, जहां देख रूही की आंखें हैरत से चौड़ी हो गई और वो चौंकते हुए बोली, अंडरस्को 2024, इस फोन में ईयर 2024 कैसे है? तभी रूही ने झट से उस आदमी से पूछा जिसका वो फोन था, अंडरस्को भाई साहब, आपके फोन में ये ईयर 2024 क्यों है? गलत है, आप इसे सही कर लीजिए। तभी वो आदमी रूही को आंखें फाड़कर हैरत से देखने लगा, जिस पर रूही को कुछ अजीब लगा और उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उस आदमी से पूछा, अंडरस्को क्या हुआ? आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? तभी उस आदमी ने जल्दी से रूही के हाथ से अपना फोन छीना और उसे घूरते हुए बोला, अंडरस्को ये साल 2024 ही है मैडम, ये इतने धन के कपड़े पहने हुए हैं आपने, और साल कौन सा है ये भी पता नहीं है, या मुझे पागल बना रही हो? तभी उस आदमी की बात सुन रही रूही हैरत से सोच में पड़ गई और धीरे से बोली, अंडरस्को 2024, क्या बोल रहे हैं ये? इतने में वो आदमी बड़बड़ाते हुए आप आगे निकल गया। पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं लोग, एक तो कॉल लगाने के लिए फोन दिया था कि मदद हो जाए, ऊपर से मेरे साथ ही प्रैंक कर रही है। आगे से किसी की मदद ही नहीं करूंगा। और फिर वो आदमी वहां से चला गया। रूही बस हैरत से उसे देखते ही रह गई। इधर कनिका और वानी इंडिया के टॉप न्यूज चैनल हर पल एजेंसी के ऑफिस में पहुंचे, जहां उन दोनों को एक तकरीबन 35 से 40 साल की आधे कंधे तक बालों में 3 पीस सूट बूट लेडीज सूट पहने औरत बहुत ज्यादा खरी खोटी सुना रही थी। और वो उन दोनों से बोल रही थी, अंडरस्को तुम दोनों ने मेरे न्यूज चैनल की नाक कटा रखी है। हाउ यू इरिस्पॉन्सिबल। यहां से कुछ कमिटमेंट करके गई, वहां जाकर कुछ और ही टीवी पर दिखा दिया। लाइव रिपोर्टिंग का जिम्मा तुम्हें इसलिए दिया था क्या, ताकि तुम वरना मैं तुम लोगों का खून कर दूंगी और फिर मेरा चैनल बंद करवा दो। दूसरे न्यूज चैनल पर यह बात आग तरह फैल जाएगी, सब हंसेंगे हम पर, सिर्फ और सिर्फ तुम दोनों की वजह से। आई वॉन्ट योर रेजिग्नेशन लेटर नाउ। उस औरत के इतना बोलते ही उसके सामने फट से एक लेटर उसके सामने टेबल टपक गया, जिसकी आवाज से एक पल के लिए वो औरत डर गई और अगले ही पल उसने कनिका की तरफ नजरें उठाकर उसे घूर कर देखा। कनिका भी उसे गुस्से से घूरते हुए बोली, अंडरस्को मुझे भी आपके साथ कोई काम नहीं करना, खुद का यूट्यूब चैनल खोलूंगी, ब्लॉगिंग कर लूंगी या फिर खुद के यूट्यूब पर न्यूज अकाउंट बना लूंगी, लेकिन किसी की जॉब नहीं करूंगी। मुझे नहीं पता था जॉब करने में इतनी गालियां सुननी पड़ती है। पिछले 3 साल से इतनी खबरें लाकर दी आपको, लेकिन मेरा प्रमोशन करने के बजाय आप मेरी हर गलती पर मेरा डिमोशन कर देती हैं। बस अब बहुत हुआ, और वानी की इसमें कोई गलती नहीं थी। सारा कमिटमेंट मेरा था, सो आई गिव यू माई रेजिग्नेशन लेटर। वानी को टॉर्चर करने की कोई जरूरत नहीं है। वो बहुत अच्छी जर्नलिस्ट है और अपने पैशन में आगे बढ़ना चाहती है। मेरी गलती किसी सजा उसे मत दीजिएगा प्लीज। इतना बोल कनिका ने अपनी बॉस के सामने हाथ जोड़ दिए और उनके ऑफिस से बिल्कुल तनकर निकल गई। वो जैसे ही बाहर निकली तो उसने देखा कि ऑफिस का सारा स्टाफ ऑफिस के बाहर ही खड़ा होकर उसे घूर रहा है। सब एक दूसरे से कुछ फुसफुसा रहे थे, कुछ ना कुछ बातें कर रहे थे, जिन्हें देखकर कनिका इरिटेट हो गई और उसने गहरी सांस लेकर वहां से जाना ही ठीक समझा। पीछे पीछे वानी भी अपनी बॉस को सॉरी बोलकर वहां से कनिका के पीछे निकल गई। तकरीबन रात के वक्त वानी कनिका को स्कूटी के पीछे बैठाकर बीच हाईवे पर स्कूटी चला रही थी। कनिका बहुत ज्यादा ड्रंक थी। जॉब चले जाने के गम में उसने क्लब में बहुत ज्यादा पी ली थी, जिसकी वजह से वो वानी को कमर थामे मैं अपना एक हाथ हवा में लहराते हुए गाना गा रही थी, अंडरस्को जीने के हैं 4 दिन, ओ बाकी है बेकार दिन, ओ जाए 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 जाए, एक बार जो जाए जवानी फिर ना आए। स्कूटी चलाते हुए वानी अपनी गर्दन में हिलाकर बोलने लगी, अंडरस्को पागल लड़की, तू बहुत मस्त है यार, किसी बात की टेंशन नहीं लेती, उल्टा जब कोई प्रॉब्लम होती है तो उसमें ही फुल एंजॉय करती है तू। तभी कनिका भी फुल मदहोशी में वानी से बोली, अंडरस्को अब जाने मन।
इस दुनिया में हम किसी के नौकर बनने के लिए थोड़ी ना आए हैं। अपनी अलग पहचान बना रहे हैं, अब जब जाएंगे तब लोग याद भी तो करने चाहिए ना हमें। चल छोड़, तू नहीं समझेगी, लेकिन सुन, अभी मैं ब्लॉगिंग करूंगी तो मेरे लिए अच्छा सा कैमरामैन ढूंढ देना। वैसे मुझे ये बकवास चीज पसंद नहीं है। मुझे न्यूज चैनल पर ही काम करना था, लेकिन शायद वो लाइफ मेरे लिए बनी ही नहीं है। एनीवेज, आज उस मैजिशियन ने तो मेरे जॉब का घंटा लगा दिया। दोनों बातें कर ही रहे थे और वानी बड़ी ही केयरफुली कनिका की वजह से स्कूटी चला रही थी। तभी उसे कुछ दूरी पर कुछ शराब पिए हुए लोग दिखाई दिए, जिन्होंने एक लड़की को घेर कर रखा हुआ था। वानी उस तरफ देखकर उस लड़की का चेहरा देखने की कोशिश करने लगी। तभी कनिका उससे बोली, अंडस्को, अब स्कूटी क्यों रोक दी यार, घर ले चलना। तभी वानी कनिका से हैरत से उस ओर देखते हुए बोली, अंडस्को, कनिका वो देख, आगे वो लड़की जिसे मैजिशियन ने स्टेज पर तेरी बेटी कहकर तुझे मिलवाया था, उसे कुछ लोग छेड़ रहे हैं। वाणी की बात सुनते ही कनिका का एकदम से सारा नशा छूमंतर हो गया और वो एकदम से अपना चेहरा झटक कर वाणी के कंधों पर हाथ रखकर उचकते हुए उस तरफ देखने लगी और फिर गुस्से से दांत पीसकर बोली, अंडस्को, साली हरामखोर लड़की, मैजिशियन की औलाद, इसकी वजह से मेरी जॉब छूट गई। क्या जरूरत थी इसके उस अलमारी से निकलने की, इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। इतना बोल कनिका एकदम से स्कूटी पर से उतर गई और चिल्लाकर बोली, अंडस्को, इधर आ चुड़ैल कहीं की। और फिर कनिका गुस्से से उसे और बढ़ने लगी, जहां तकरीबन 6 गुंडे थे जो रूही को कब से परेशान कर रहे थे। रूही उन सबको गुस्से से घूर रही थी। तभी उसने जैसे ही कनिका को देखा, उसके मुंह से एक ही शब्द निकला, अंडस्को, मॉम। रात का समय था और हाईवे पर बिल्कुल ना के बराबर लोग चल रहे थे। कनिका उन सारे गुंडों के पास आ गई, लेकिन उनसे निपटने के बजाय कनिका रूही पर बरस पड़ी और उसे गुस्से से घूरते हुए बोली, अंडस्को, कितने पैसे लिए हाँ तुमने उस मैजिशियन से झूठ बोलने के? तुम्हारी वजह से मेरे जॉब की बैंड बज गई। तभी वो गुंडे कनिका को भी घूरने लगे और एक कनिका को गंदी नजर से देखते हुए बोला, अंडस्को, ओहो, दूसरी वाली भी कम नहीं है बिडू, एक नंबर की माल है दोनों, कोई ना काम ना ज्यादा, चल दोनों के मजे लेते हैं। इतना बोल वो सब कनिका और रूही को देखकर हंसने लगे। तभी रूही उन लोगों को गुस्से से देखते हुए चिल्लाकर बोली, अंडस्को, शट अप, खबरदार जो मेरी मॉम के बारे में एक लफ्ज भी बोला तो जबान खींचकर बाहर निकाल लूंगी तुम्हारी। तभी एक गुंडा रूही पर हंसते हुए अपने आदमियों से बोला, अंडस्को, अरे देखो रे, मोम मोम बोल रही है, सौतेली माँ है इसकी शायद, इसका बाप तो बड़ा रंगबाज है बे। तभी कनिका उन सब की बात पर चिल्लाते हुए बोली, अंडस्को, चुप करो वरना मैं तुम लोगों का खून कर दूंगी। और फिर कनिका ने गुस्से से रूही को देखते हुए कहा, अंडस्को, अपना ड्रामा बंद करो लड़की, वरना तुम्हें पता नहीं है तुम्हारे अच्छे खासे थोबड़े का कचूमर बना दूंगी मैं। तभी पीछे से वानी भी आ गई और उन गुंडों की नजर अब इन तीनों पर थी। रूही कुछ बोलने की कोशिश करती, तभी वो गुंडे इन तीनों को पकड़कर इन पर हावी होने लगे, जिस पर कनिका और रूही को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। वहीं वानी भी कुछ कम नहीं थी, सेल्फ डिफेंस की पूरी ट्रेनिंग उसने भी ले रखी थी। तीनों ने एक एक नजर एक दूसरे का चेहरा देखा और फिर उन गुंडों को, और सबसे पहले बिना कुछ बातचीत किए अपनी इज्जत पर गंदी नजर रखने वाले उन 6 गुंडों को दो दो करके बुरे तरीके से पीट डाला। रूही भी कम नहीं थी, उसने अपनी मॉम पर हाथ रखने वाले आदमी को नीचे गिरा उसका हाथ मरोड़ दिया और फिर उसके सीने पर कूद गई, जिससे उसके मुंह से खून निकल आया। ये देख कनिका रूही को गौर से देखने लगी। तभी रूही के सिर पर एक आदमी चेन लेकर वार करने आया और कनिका ने उसका हाथ पकड़कर पीछे मरोड़ दिया और उसके बम पर एक लात मारकर उसे फ्लाईओवर से नीचे फेंक दिया। रूही ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हुई और उछलकर बोली, अंडस्को, यस मॉम, यू आर बेस्ट फाइटर। रूही की बात सुन गुस्से से कनिका उसे घूरकर देखने लगी और फिर उसे उंगली दिखाकर बोली, अंडस्को, चमाट मारोगी अगर मुझे मॉम बोला तो? चुप। कनिका की बात सुन रूही का मुंह उतर गया। इधर वानी भी 2 को निपटा चुकी थी। तभी ना जाने एक और गुंडा कहां से आ गया और उसने रूही पर बरस रही कनिका के सर पर पीछे से जाकर पत्थर मारने की कोशिश की। तभी रूही एकदम से आगे बढ़ी और उसने कनिका की दोनों वहां पड़कर उसे साइड करते हुए जोर से चिल्लाकर कहा, अंडस्को, मोम। और इतने में ही उस गुंडे ने वो पत्थर रूही के सर पर दे मारा। कनिका दूसरी तरफ जाकर गिर गई, वही रूही घायल हो गई। इतने में ही वहां पुलिस आ गई और उन लोगों ने उन सारे गुंडों को गिरफ्तार कर लिया। वही कनिका तेजी से वहीं सड़क पर पड़ी रूही के पास गई और उसका सर उठाकर अपनी गोद में रखते हुए उसे उठाने की कोशिश करने लगी। तभी रूही, जिसकी खुली आंखें अभी भी कनिका को देख रही थी, उसने गहरी सांस लेते हुए कनिका का हाथ पकड़कर कहा, अंडस्को, मोम, प्लीज मुझे छोड़कर कहीं मत जाना, प्लीज।
और इतना बोल उसकी आंखें बंद हो गई। आखिर क्या होगा आगे? क्यों रूही को हर जगह 2024 वर्ष ही पता चल रहा है? और क्या कनिका रूही का साथ छोड़ देगी? क्या है आगे की कहानी? जानेंगे जल्दी। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ पॉकेट